हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स प्लेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। मतलब ये ख़त्म भी कर देंगे, स्टार्ट भी करेंगे। तो क्वेश्चंस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ना इस थ्योरी ये जो चैप्टर है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसकी थ्योरी बताई थी, वो भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, जिसके अंदर मैंने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज इन दोनों की पूरी कुंडली बता के रख दी थी। तो प्लीज़ आप ना, आपको अगर ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज जानने हैं कि ये होते क्या हैं, दिखते कहाँ है, कैसे होते हैं, कैसे इनको फील करें, तो आप प्लीज़ यार वो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, जिसके अंदर मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि 2D के अंदर जैसे डायरेक्शन के लिए आती है ना स्लोप, वैसे 3D के अंदर जो डायरेक्शन होता है लाइन और प्लेन, उनकी जो डायरेक्शन होती है उसके लिए आती है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज। 2D में थी स्लोप, यहाँ पर है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज, DR और DC। ये निकालते कैसे हैं, ये कोई लाइन है अल्फा बीटा एंगल बनाती है, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं। ये एक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि तीनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं ना, तो आंसर में 1 मिलता है। और डायरेक्शन रेशियोज ये क्या होते हैं कि वो जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना, उनको अगर हम लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रियल नंबर से, वो जीरो नहीं होना चाहिए बस, तो डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में मैंने बताया, ये तो एक चीज़ था, ये तो नॉर्मल बात है कि एक लाइन उधर जा रही है, तो उसके अगर जैसे ये है लाइन, इधर एक ही लाइन है, अगर हम इधर की डायरेक्शन ले तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये अपने डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अगर आप एक ही लाइन है उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो आपको वो माइनस में मिल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन भी रिवर्स हो जाएंगे, मतलब माइनस लग जाएगा। फिर देखा था कि डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे आप डायरेक्शन रेशियोज में कन्वर्ट करो, लेमडा से मल्टीप्लाई करके। और डायरेक्शन रेशियोज मान लो कि ABC है, उनको आप कैसे डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करोगे, ये इस टाइप से आप डिवाइड कर दोगे तीनों के नीचे √a² + b² + c², तो DC मिल जाएंगे हमें। तो नोट करने वाली बात ये है कि कोई भी लाइन हो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं यूनिक, एक ही सेट मिलता है हमें। और लेकिन उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो इन्फिनिट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लेमडा की वैल्यू बहुत सारी ले सकते हैं। पैरेलल लाइंस जब होती है ना, पैरेलल लाइंस, तब उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो होते हैं प्रोपोर्शनल। जैसे समझो कि दो पैरेलल लाइन है यहाँ पर, ये L1 और L2, इसके डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 और डायरेक्शन इसके दूसरी के L2 M2 N2। या फिर डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो तो A1 B1 C1 और इसके A2 B2 C2। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, वो तो होते हैं इक्वल, है ना, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और पैरेलल लाइंस के लिए जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो होते हैं प्रोपोर्शनल, मतलब उनका रेशियो बराबर होता है। जैसे ये डायरेक्शन कोसाइन है L1 और ये LMN, ये है ना, ये तो डायरेक्ट बराबर हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज ये और ये, इनका जो रेशियो ना वो बराबर आएगा कि पहले में पहले का डिवाइड दूसरे में दूसरे का तीसरे में तीसरे का। अगर ऐसा वो कुछ होता है तो आप समझ जाना कि L1 और L2 दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद में मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे, लेकिन पहले ये सीखा था कि दो पॉइंट्स जब भी हो तो उनका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं, DR DC दोनों। ये 3D की बात है। 2D में होता तो वो हम स्लोप निकाल लेते y2 - y1 / x2 - x1, लेकिन ये क्या है 3D में डायरेक्शन बताने के लिए DR DC हमें निकालना आना चाहिए। DR कैसे निकालेंगे, वही फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, लास्ट वाला माइनस पहले वाला, तो वो मैंने सबका अंतर निकाल लिया। अब DR है, डायरेक्शन रेशियोज मैं बोला हूँ एक नहीं होते, इन्फिनिट होते हैं। आप इसको किसी नंबर कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तब भी ये DR ही रहेंगे, ठीक है। DC निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल ली है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया PQ, ठीक है। अब जो DR आए ना, DR ये उसमें हमें ऐसा डिवाइड करना पड़ता है। ये चीज़ कहाँ से आई है, यहीं से आई है। ये देखो DR क्या है ABC, तो आप ABC को ऐसे स्क्वायर करके नीचे की तरफ डिवाइड करोगे ना, तो आपको DC मिल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो वही है यहाँ पर x2 - x1, ये तीन चीज़ें थी। इन तीनों चीज़ों का, ये A है, ये B और ये ऐसा C समझ लो, तो इन तीनों चीज़ों का स्क्वायर करके मैंने जोड़ दिया, अंडर रूट ले लिया, वो पहले में भी दूसरे में भी तीसरे में भी डिवाइड कर दिया ना, तो मेरे को मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। इतना बड़ा फॉर्मूला ना दिखे उसके लिए मैंने ये जो कंसेप्ट है ना, ये अंडर रूट वाला, ये क्या है, ये बीच की डिस्टेंस ही तो है PQ, तो इसकी जगह हटा के मैंने अंडर रूट वाली चीज़ हटा के मैंने PQ लगा दिया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रिवीजन था, आप डिटेल में समझ जाओगे उस वीडियो लेक्चर में। मैंने हर चीज़ बताई है, कई चीज़ में यहाँ पे अब ऑब्वियसली यार 4-5 मिनट में नहीं बता सकता ना, तो उसमें पूरा मैंने बताया डिटेल में, आप वो देख सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन रहता है तो। मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये जो DC एंड DR है ना, ये आगे की एक्सरसाइजेस के अंदर बहुत काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा। फीलिंग जो है ना, फीलिंग वाली बात, वो आपको इन्हीं से समझ में आएगी डायरेक्शन। उसके लिए आप पहले पिछला वाला वीडियो देख सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द x, y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये जो एंगल दे रखे ना, ये
तीनों एंगल, ये 90 डिग्री एक्स के साथ में, 135 वाई के साथ में, ये 45 ये जेड एक्सिस के साथ में। एक्चुअली ये होते हैं डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स वैसे थ्योरेटिकली क्या होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, पहला मतलब ऑब्वियसली हमेशा ये ऑर्डर तो रहता ही है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर दे दिया जाए ना तो समझ जाना पहला एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड। यहाँ पे पहला जो है ना एक्स के साथ वाला वो है अल्फा, मतलब कितना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये कितना 135 डिग्री, और तीसरा वाला ये गामा, गामा कितना है अपना 45 डिग्री। ठीक है, ये क्या है डायरेक्शन एंगल्स। अच्छा अब देखते हैं हमें क्या पूछा, डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है, तो अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस हम निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा का हम कोस ले लेते हैं, मतलब कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा। अल्फा की जगह ये वैल्यू डाल दूंगा, ये क्या बन जाएगा कोस 90 डिग्री कोस, फिर कितना है 135 डिग्री, एंड तीसरा वाला है कोस 45 डिग्री। देखो कोस 90 डिग्री कितना होता है, कोस 90 डिग्री हो गया अपना 0, कोस 135 डिग्री, कोस 45 होता है 1/√2, ये उसी का अब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो आंसर नेगेटिव आएगा इसका, -1/√2। 45 डिग्री है कोस, तो ये बन जाएगा 1/√2। तो डायरेक्शन एंगल्स एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में ये था, तो उनका कोस ले लिया, ये मिल गई डायरेक्शन कोसाइन मिल गई। इसको फीलिंग करवाऊँ इसकी, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है। देखो फीलिंग ये है कि जब लाइन पीछे से आगे की तरफ बढ़ेगी ना, तब उसमें ना एक्स की डायरेक्शन में कोई चेंज होगा नहीं, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट उसका सेम रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट उसका हो जाएगा, जब वो लाइन आगे बढ़ेगी तो वाई कोऑर्डिनेट कम होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई वाला जो है ना ये डायरेक्शन कोसाइन वो नेगेटिव है, -1/√2। तो जब y में -1/√2 मतलब 1/√2 की कमी होगी ना, तो अब z में 1/√2 की वृद्धि होगी। तो आप समझ सकते हो लाइन का आगे बढ़ने का मतलब क्या है, x में नो चेंज, y में कमी और z में बढ़ोतरी। ठीक है, तो ये मतलब होता है इनका। अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बोला है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मैक्स इक्वल एंगल्स। अच्छा पहले क्या था, डायरेक्शन एंगल्स होते थे ना अलग अलग, अल्फा बीटा गामा, इस बार क्या है सब सेम है, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब वही एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब मैं ना अल्फा बीटा गामा ये अपने डायरेक्शन क्या हो गए, डायरेक्शन एंगल्स हो गए। हमें क्या चाहिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, हमें चाहिए कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब वो भी सेम हो जाएंगे, यहाँ पे जो DC है, DC क्या होते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ये होते हैं। लेकिन अपने वाले केस में चूंकि अल्फा बीटा गामा बराबर है, तो क्या हो जाएगा कोस अल्फा, फिर अगला भी कोस अल्फा और तीसरा भी कोस अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा सब सेम हो जाएंगे, तो ऐसा हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। हमें ये पता करने की ये क्या होंगे। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस की जो ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होते हैं ना, ये हमेशा एक कंडीशन फॉलो करते हैं, मैं उसको प्रॉपर्टी बोल देता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है हमेशा जो कि ये फॉलो करते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है कि इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दो आप, तो क्या मिलेगा हमें, ऐसा मिलेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब चूंकि ये सब के सब सेम है, अल्फा बीटा गामा सब सेम है, तो ये सब जगह मैं कोस स्क्वायर अल्फा ही लिख दूंगा, है ना। अल्फा बीटा गामा अलग से क्यों लिखूँ, सब सेम है, तो फिर अल्फा 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 ही लिख दूंगा। तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। अभी कोस स्क्वायर अल्फा 3 बार आ गया, तो उसको मैं इधर लिख देता हूँ। अब क्या बन जाएगा, ये 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो गया। इसको सोल्व करें, 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 है, तो कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1/3। कोस अल्फा कितना हो गया 1/3। यहाँ से पता चला कि यार जो कोस अल्फा ना, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, हमें चाहिए कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा, ये स्क्वायर उधर चला गया, तो 1/√3 हो गया, और वो भी प्लस माइनस के साथ। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस, हमें चाहिए DC, जो कि होने थे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, लेकिन सब बराबर थे, तो कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा ये हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और कोस अल्फा की वैल्यू के साथ वैल्यू रखते हुए चल रहा हूँ मैं। पहला है कोस अल्फा, उसकी वैल्यू 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। फिर क्या आएगा, फिर अगेन कोस अल्फा, तो प्लस माइनस 1/√3, फिर प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये हो गई अपना ऐसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये यहाँ पर सब कुछ सेम है, तो डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाएंगे। अब इसमें भी फीलिंग वाली बात ये है कि देखो हर तरफ सेम है, ये सब सेम है, क्योंकि एंगल्स भी तो सेम बना रही थी वो लाइन। तो जैसे x में अगर 1/√3 की बढ़ोतरी होगी ना, तो y में भी उतनी बढ़ोतरी, z में भी उतनी बढ़ोतरी, मतलब वो सबसे सेम तरीके से सेम डिस्टेंस बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी वो लाइन। ये मतलब इस डायरेक्शन कोसाइन का।
देखो दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बोला है इफ़ ए लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4, देन वोट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, DR दे रखे हैं हमें, और हमें DC बताना है। तो इसके लिए आप सिंपल सा वो चीज़ समझ सकते हो, कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका? यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, मतलब DR दे रखे हैं, हमें क्या चाहिए? DR से डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, मतलब DC चाहिए। तो समझो जब कभी भी किसी क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो, समझो कि वो दे रखे हैं ABC, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे समझ सकते हो ना, A की वैल्यू क्या है? -18, B की वैल्यू क्या है? 12, और C की वैल्यू -4। तब आपको DC इसमें कैसे आना है ना, DR से DC में कैसे आना है? तो जो ABC है ये ऊपर की तरफ तो आएंगे ABC। यहाँ पर आपको प्लस माइनस इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे एक समझाने के लिए था। आपको हमेशा ये प्लस वाला ही प्रेफर करना है, माइनस आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो नेचुरल साइन पहले से दे रखा है ना, वही आपको लगाना है, मतलब प्लस वाला यहाँ पे फॉलो करना है। तो ABC तो यहाँ पर आप लिख ही दोगे। नीचे की तरफ देखो, इसके नीचे ये आ गया, इसके नीचे ये आ गया, इन तीनों के नीचे हमें कुछ नंबर डिवाइड करना पड़ेगा। वो क्या है? A² + B² + C² का अंडर रूट। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर दे रखे ना ये पहले से, ये इन सब का स्क्वायर करेंगे, इनको जोड़ेंगे और फिर इनका अंडर रूट ले लेंगे। वो जो नंबर आएगा वो हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो खटाक से हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो मैं लिखता हूँ एक बार, DR क्या है? ये -18 एंड 12 है प्लस का, एंड -4। तो यहाँ से जब हम DC निकालेंगे तो DC क्या होगा? -18 के नीचे इन तीनों का स्क्वायर का समेशन आ जाएगा, तो वो हो जाएगा -18 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर, कोमा। अब 12 के नीचे क्या आएगा? यही सेम टू सेम चीज़ आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको सोल्व करता हुआ ही चलता हूँ, क्योंकि मैं सेम टू सेम ये लिखूंगा। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता हूँ, इसको ना सोल्व करके लिख लेता हूँ। -18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 प्लस यहाँ पे 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और फिर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, कोमा। फिर क्या है? -4 के नीचे ये सेम चीज़ आएगी। अब उसको ना मैं इसको भी जोड़ के लिख लेता हूँ, है ना। मैं अलग अलग स्टेप्स क्यों लिखूँ यार, टाइम बचा लेता हूँ ना यहाँ पर ऐसे करके। देखो भाई, यहाँ पर इनको जोड़ लेते हैं, 324 और ये 144, ये 16, 324, 144 एंड 16। तो कितना हो जाएगा? ये 10 और 4 ये 14, फिर 1 हासिल का आ गया 1, और ये 4 ये 8 हो गया यहाँ पर, ठीक है। वो कोई ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 484 है ना। यहाँ पे कितना गया? 484। ये सब सेम ही है। अच्छा, तो कितना हो जाएगा? 484 का अंडर रूट कितना होता है? 22, है ना। 484 का इसका जब आप अंडर रूट लोगे ना तो आपको मिलेगा कितना? 22। तो ये तो सीधी सीधी याद रखने वाली बात है। -18, ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा 484, तो नीचे कितना देगा? 22, फिर ये 12/22, और ये -4/22। ठीक है, इसको और सोल्व करोगे तो यहाँ पे कुछ कटिंग कर लो। जैसे इसको ना 2 से काट दो, 2 से, तो 2 से काटोगे तो कितना मिल जाएगा? माइनस का 9 ऊपर है और नीचे 11। इसको भी 2 से काटो तो कितना मिलेगा? ये हमें 12, और ये 6 बच जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 11। इसको 2 से काटोगे तो -2/11। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? ये हो गए अपने। ये सब काटा पीटी करके आ गए। वैसे आप वहाँ पर वो भी थे डायरेक्शन कोसाइन, ये आसान बना लिया हमने। ठीक है, ऐसा बन गया अपना आंसर। तो डायरेक्शन रेशियोज जब दे रखे हो ना, तो आप फटाफट ऐसे डायरेक्शन कोसाइंस पर आ सकते हो बहुत जल्दी। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या बोला है? शो दैट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। देखो ये क्या है? ये पॉइंट्स हैं। ये क्या है? पॉइंट्स। इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, और इसको C बोल देता हूँ। अब कोलिनियर होने का मतलब क्या है? ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है। ठीक है, ये पॉइंट्स क्या है? ऑन ए लाइन। ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, ऑन ए लाइन है। तो एकदम सिद्ध में है, मतलब एक लाइन के ऊपर ये प्रेजेंट होंगे। तो पॉइंट्स का कोलिनियर होने का मतलब ये है। अब देखो यार, 3 पॉइंट तो एक लाइन पर जब होते हैं तो समझो A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है। तो एक केस तो एक मतलब एक मेथड तो ये होती थी अपनी, हम पहले भी करते थे ना। मेथड 1 ये होती है कि यहाँ पर AB निकाल लो, फिर BC निकाल लो और AC निकाल लो ना, AB BC AC। तो समझो कि इनमें AC डिस्टेंस सबसे बड़ी है। अभी मेरे को नहीं पता कि B पॉइंट बीच में होगा कि नहीं होगा, मैं तो बस आपको मेथड बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से पहला मेथड ये है कि समझो कि AC जो है ना, AC डिस्टेंस सबसे बड़ी है,
तो ये जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है ये दोनों छोटी छोटी डिस्टेंस के समेशन के बराबर होती है, मतलब इन दोनों को छोटी छोटी को जोड़ोगे ना तो इस बड़ी वाली के बराबर बन जाती है। तो ये मेथड 1 है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला काम आता है, ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस, ए सी की डिस्टेंस, ये मेथड 1 है। फिर हम आते हैं मेथड 2 पर। उसमें क्या करते हैं, मेथड 2 ये होती है कि हमें ना एक ट्राइंगल सोचते हैं दिमाग में, वैसे होता नहीं है लेकिन सोचते हैं कि भाई ट्राइंगल होगा ए बी सी, तो उस एरिया, उस ट्राइंगल का एरिया, ए बी सी ट्राइंगल का जो एरिया होगा ना वो 0 होगा, क्योंकि ट्राइंगल होगा तो ऐसा कुछ फूला हुआ रहेगा। अगर फूला ये बी पॉइंट ऊपर होगा तब ट्राइंगल का एरिया कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन ये सब कोलिनियर होंगे तो उसका एरिया 0 बन जाएगा। ये तो ऐसे चिपक जाएगा ना यार, ये ऐसे ना, बी पॉइंट ऊपर नहीं होगा, वो बस इसी लाइन के ऐसे चिपक जाएगा वो, तो लाइन बन जाएगी, लाइन का एरिया क्या होता है 0 होता है। तो वैसे भी एक मेथड होती है। अब मेथड जो अपनी मेथड होती है ना, मेथड 3, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये नई मेथड है, इसमें आप डी आर और डी सी से, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से भी कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी मेथड्स होती है इसको एक कोलिनियरिटी की कंडीशन को मतलब दिखाने के लिए। तो आज हम ये थर्ड वाली मेथड यही हम काम में लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसमें हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये जो ए और बी दिख रहा है ना, ये जो 2 पॉइंट है ए और बी, इनका निकाल लो डी आर। क्या निकाल लो इनका? डी आर। डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। तो सबसे पहले किसका निकाले? डी आर ऑफ ए बी का निकाल लेते हैं, ए बी का, है ना। अब देखो 2 पॉइंट जब भी हमें दे रखे हो तो उसका डी आर हम कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक बार थ्योरी में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये रहा, एक पॉइंट यहाँ पर है पी x1 y1 z1, एक पॉइंट यहाँ पर है q x2 y2 z2। तो आपको इस पी क्यू का क्या चाहिए? डी आर। आपको डी सी निकालने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। जब भी कोलिनियर प्रूव करना हो ना, आपको डी सी मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस ये डी आर निकालोगे तब भी काम हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, वही फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे लगा लेते हैं, मतलब जैसे पी क्यू है ना, तो q माइनस पी, तो q का x कोऑर्डिनेट माइनस p का x कोऑर्डिनेट, ऐसे y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इतना सा काम कर लेते तो हमें डी आर मिल जाता है। देखो कितना आसान चीज़ है ना। तो क्या करें, हमें ए बी का चाहिए, तो ए बी में क्या करूँगा मैं, ये बी वाली चीज़ों में से ए वाली चीज़ों को माइनस कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या, -1 -2, ये x कोऑर्डिनेट का अंतर आ गया, फिर कोमा। अभी y कोऑर्डिनेट का अंतर क्या, -2, सॉरी यहाँ पे y कोऑर्डिनेट -2 है, इधर कितना है 3, तो -2 -3 कोमा। अब ये z वाला अंतर देख लो, 1 - 4, सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, -3, और ये कितना हो गया -5, और ये कितना हो गया -3, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो आ गया ए से बी वाली, ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का। अब हम बी सी का निकाल लेते हैं, आप चाहो तो ए सी का निकाल लो, मैं बी सी का निकाल लेता हूँ। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, देखो ये क्या होगा, तो बी सी है तो मैं क्या करूँगा, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। सी मैंने बाद में लिखा है, बी पहले लिखा है, तो सी वाली चीज़ों में से बी वाली चीज़ों को माइनस कर लूँगा। 5 में से -1 को माइनस करूँगा तो क्या देगा, 5 - -1 कोमा। 8 में से -2 को मैं माइनस करूँगा तो 8 - -2 कोमा, फिर 7 - 1 हो जाएगा, 7 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, 5 - -1 ये हो गया 6, 8 - -2 ये हो गया 10, 7 - 1 ये हो गया 6, ठीक है दोस्तों, ये मिला हमें। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, बस इतना ही काफ़ी है आपको। अब ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, ए सी का निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। हम ऐसे ही करते हैं यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा इनको ना कंपेरिजन वाइज में लिखता हूँ कि डी आर हमने निकाला ए बी का, और डी आर हमने निकाला किसका, बी सी का। ऐसे ऐसे डिब्बे बना के देखो, आपको थोड़ा ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। ए बी के डी आर क्या है, ये -3 -5 और -3। बी सी के डी आर क्या है, ये 6, 10, 6, ये हो गया, ठीक है। अब जब दो लाइंस पैरेलल होती है ना, दो लाइंस पैरेलल होती है, तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, उनका रेशियो बराबर होता है। आप अगर यहाँ पर इनका रेशियो लो -3 रेशियो -5 रेशियो -5, और इनका रेशियो लो 6 रेशियो 10 रेशियो 6, यहाँ पे माइनस कट जाएगा सबका, क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पे 3 आएगा ऐसे। जब हम यहाँ पर इनका सबका माइनस काटेंगे तो क्या मिलेगा, 3 रेशियो 5 रेशियो 3 ऐसे। जब हम यहाँ पे इनका, क्योंकि इन सब में 2 है तो इनका 2 काटूंगा मैं सबका, तो क्या मिलेगा 3 रेशियो 5 रेशियो 3। देखो ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब दोनों लाइंस क्या पैरेलल है, ठीक है। ए बी और बी सी दोनों लाइंस पैरेलल होगी। अच्छा, एक तरीका तो ये है इसको डील करने का। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, सेम इन्फॉर्मेशन से मैं ये और ये समझ सकता हूँ। इन दोनों की ये जो सेम इन्फॉर्मेशन है, इनसे मैं एक और तरीके से मैं बता सकता हूँ कि ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शन मतलब रेशियो बराबर हो, देखो रेशियो बराबर हो, डायरेक्ट खुद बराबर नहीं है लेकिन रेशियो बराबर है इनका। एक तरीका ये है कि पहले वाले नंबर में इसका पहला वाला नंबर डिवाइड कर दो,
-3 अपॉन ये आ जाएगा, पहला पहला 6 आ जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पे क्या है -5 और इधर क्या है 10, तो -5/10 आ जाएगा। तीसरा नंबर क्या है -3 और ये 6, -3 और 6 आ जाएगा बराबर। ठीक है, सब बराबर आएंगे। इसको सोल्व करोगे तो -1/2, यहाँ पे 5 से 5 कटेगा तो -1/2, यहाँ पे 3 से 3 कटेगा तो -1/2। ठीक है, ये बराबर आएंगे। तो आप ऐसे रेशियो निकालो या फिर ऐसे रेशियो निकालो, एक एक का ना, एक एक को पकड़ के निकालो या फिर तीनों का एक साथ निकालो। ये रेशियो बराबर हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेशियो क्या है, इक्वल है। रेशियो इक्वल होने का मतलब क्या है कि ये जो डी आर है ना, डी आर, इनके डायरेक्शन रेशियोज ए बी के और बी सी के, ये है प्रोपोर्शनल। ठीक है, और जब भी दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब होता है कि वो जो लाइंस है ना, वो क्या होती है, पैरेलल होती है। अब पैरेलल होने में कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि यार पैरेलल तो ये होती है ना, पैरेलल तो ये होती है, ये क्योंकि हम यही जानते हैं बचपन से। लेकिन तो देखो दोस्तों, पैरेलल ये नहीं होती, मतलब ये तो होती है, इनके अलावा जब डायग्राम ऐसा बन जाए ना यूं, तो ये लाइंस भी क्या है, पैरेलल। एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी लाइन यहाँ से फिर आगे चल रही है, इनको भी तो पैरेलल ही बोलोगे, इनको कोई परपेंडिकुलर थोड़ी बोलोगे, ये भी पैरेलल ही है ना। अब मैं अलग अलग लाइंस क्यों बनाऊं, जब मेरे को 4 पॉइंट मिले, ए और बी यहाँ पे और सी और डी यहाँ पे 4 पॉइंट मिले ना, तब मैं अलग अलग लाइन बनाऊं। हमें कितने पॉइंट मिले, ए बी सी, है ना, तो ए बी, ए यहाँ बनेगा, बी यहाँ बनेगा। फिर दूसरा क्या है, बी सी, तो बी पॉइंट यहाँ पर है तो सी कहाँ बनेगा, सी इधर 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 कहीं से, लेकिन होगा तो यहीं से ना। अब ऐसा थोड़ी होगा कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो फिर वो जो बी यहाँ वाला है वो यहाँ पर भी होगा सेम टाइम में। ऐसा कोई यहाँ पे इंसेप्शन थोड़ी हो रहा है, तो ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा। बी यहाँ पे खत्म हुआ तो सी के लिए बी सी, हमें बी सी बनाना, तो मैं यहीं से चालू करूँगा। और चूंकि ये दोनों पैरेलल है ना, ए बी इज पैरेलल टू बी सी, तो ए बी पे खत्म हुई और बी सी बी पे चालू हो जाएगी, लेकिन होंगे दोनों पैरेलल, क्योंकि ये जो बी पॉइंट है, देखो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो ये बी क्या है, कॉमन है। तो बी सी जो लाइन होगी ना, वो इसके आगे ही बन जाएगी, यहाँ पे कहीं पे सी आ जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में क्या है, पैरेलल है, और दोनों में एक पॉइंट कॉमन भी है। तो देखो ऐसा होने से दो कंडीशन एक साथ लग गई, एक पॉइंट कॉमन है और दोनों, इधर वाला पोर्शन पैरेलल है। तो क्या होगा कि ये हम बोल सकते हैं कि जो ए है, बी है और ये सी है, ये क्या होंगे, एक लाइन में होंगे। ठीक है, लाइज ऑन ए लाइन, इसका मतलब ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हुआ अपना ये क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सी बात ये है कि जब भी आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो, तो आप ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, इसमें से इसको माइनस करके, और बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, इसमें से इसको माइनस करके, और वो जो रेशियोज है वो हो जाने चाहिए प्रोपोर्शनल मैंने बता दिया, रेशियो मतलब इक्वल होनी चाहिए। आपको 2 तरीके बता दिए, आप चाहो तो इन्हीं का रेशियो ले लो, है ना। ये तरीका आई थिंक सबसे बेस्ट है, ऐसे कर सकते हो, एनसीईआरटी में भी ऐसे किया गया है। और आप इनको अलग अलग ऐसे भी बता सकते हो, दोनों की बात एक ही, आप है ना कंफ्यूज मत हो ना कि यार ऐसे लूँ या ऐसे लूँ, कैसे भी कर सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसे ले लोगे या फिर ऐसे दूर से बता दोगे ना, आप ये भी मत लिखो, ये भी मत लिखो, बस आपको ये फीलिंग आ गई ना, हाँ ये इनका रेशियो लूँगा तो ये आ जाएगा, तब भी आप ऐसे लिख सकते हो कि हियर द रेशियोज आर इक्वल, द डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर दिस लाइन ए बी एंड बी सी विल बी पैरेलल। तो और फिर एक और चीज़ बोल देना, एंड ऑल्सो द पॉइंट पी आर कॉमन इन बोथ ए बी एंड बी सी, तो फिर आप बोल सकते हो कि ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है फाइंड दी डायरेक्शन कोसाइन बोल दे ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। यहाँ पे 3 वर्टेक्स दे रखे हैं एक ट्राइंगल के, हमें 3 साइड्स होती है ना ट्राइंगल की, वो तीनों का हमें डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो थोड़ा आसान क्वेश्चन तो है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इस पहले पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, है ना, और तीसरे पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ। अगर हम ऐसे डायग्राम बनाए, एक रफ डायग्राम टाइप का बनाएं, तो समझो कि ए बी सी ऐसा कुछ होगा, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर और सी यहाँ पर। यहाँ पर ये लेबलिंग कर देता हूँ, ए क्या है 3 5 -4, बी क्या है -1 1 एंड 2, एंड सी क्या है -5 एंड -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन सब का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। अब एक बार ना आपको मैं पहले बता देता हूँ कि अपना प्लान क्या होगा। थ्योरी जब आपको थ्योरी पता होती है ना, तो आप कैसे भी कर सकते हो और बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, हमें जैसे ये ए बी है, इसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, फिर बी सी का, फिर सी ए का। तो जो हम ये टॉपिक अपने दिमाग में आएगा कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ना, तब वो डायरेक्शन कोसाइन कैसे हम निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनकी ना डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि पी पॉइंट यहाँ पर, क्यू पॉइंट यहाँ पर, तो डिस्टेंस पता कर लेते हैं पी क्यू। फिर डायरेक्शन कोसाइन अगली लास्ट स्टेप होती है डायरेक्शन कोसाइन, उससे पहले हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ते हैं।
डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं वो तो सीधा सीधा आसान है। यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स को हम माइनस कर लेते हैं, इनका अंतर निकाल लेते हैं, एक्स का अंतर, वाई का अंतर, जेड का अंतर। इन तीनों अंतर इनमें है ना, इनमें हम इनकी डिस्टेंस का डिवाइड कर देते हैं, ये इतनी बड़ी सारी चीज़ जो है वो। लेकिन हमें क्या करनी है, हमें यहाँ पे एक लाइन थोड़ी, यहाँ पे 3 लाइन है, 1 2 3। पहले हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी जो डिस्टेंस है वो इनके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट्स के अंतर में डिवाइड करनी पड़ेगी, फिर ऐसा इसमें, फिर ऐसा इसमें। तो काफ़ी सारा काम है ना। ये जो आपको दिख रहा ना कि ये 2 पॉइंट है, फिर ये ऐसा डिवाइड कर दो, ये ऐसा 3 बार होगा यहाँ पे, क्योंकि 3 साइड्स है ना इसलिए। तो देखो अपना काम क्या है, एक तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने वाला है, तो डिस्टेंस सबसे पहले निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी की डिस्टेंस कितनी है, ए बी की लेंथ कितनी आएगी ये। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ वो 3D वाला फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 माइनस 1 तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस, फिर -4 -2 मतलब -6 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 16। अब इसको ना ऐसा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी चल जाएगा। 16 हो गया, और ये कितना हो गया, 16 हो गया, और ये कितना हो गया, 36 हो गया। 16 और 16, अच्छा ये 32 हो गया, और ये 36, इनको ऐसे जोड़ लो, ये कितना हो गया 8 और ये 6, 68 हो गया। अच्छा 68 को यार, 68 का मतलब क्या हो गया, इसको तो मतलब सोल्व करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे इसको। 68 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 × 17, होता है कि नहीं होता, 4 × 17, हाँ सही है, यही होता है ना, 4 × 17। यहाँ पर क्या है, रूट 68 मतलब रूट 4 × 17, तो 4 का रूट 2 जाएगा और 17 का रूट 17 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2√17। ठीक है, तो जो ए बी की लेंथ है ना वो कितनी आ गई, 2√17 आ गई। ऐसे बी सी की लेंथ निकालो, इधर ही साइड में निकाल लेते हैं। बी सी की लेंथ कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ बी सी है, तो ये क्या -5 -1, ओके, -5 -1, तो -5 + 1 हो जाएगा, -5 + 1 हो गया -4 का स्क्वायर, फिर प्लस -5 में से 1 को माइनस करेंगे तो -6 का स्क्वायर, -2 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 -4 का स्क्वायर हो गया। तो यार ये तो वही हो गया वापस, देखो माइनस ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो 4 4 6 वही हो गया, तो वही आंसर आ जाएगा 2√17, है ना। डायरेक्ट आंसर लिख दो 2√17। अच्छा ये हो गया, अब ए बी बी सी हो गया। अब अच्छा ये बी सी की लेंथ कितनी है, 2√17, यहाँ पे लिख देता हूँ 2√17। ए सी की लेंथ ये और निकाल लेते हैं, यहाँ पर ए सी की लेंथ कितनी आएगी, तो अंडर रूट ऑफ ए सी में सबसे पहले ए सी, इसको ना सी ए लिख लेते हैं। देखो एक फीलिंग के जरिए चल रहा हूँ, आप ना थोड़ा बहुत ए सी सी ए शुरुआत से ना, जैसे एक माइंडसेट होता है ना, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली जो आंसर्स पहले से लिखे होते हैं ना, जैसे कोई आंसर कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, तो उसमें होता क्या कि एक पर्टिकुलर फ्लो में आंसर लिखे हुए होते हैं, वो जनरली वो देखते हैं कि ये मैच कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा काट दो फिर ऐसे। तो आप ना एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है ना, उस हिसाब से चलो। जैसे जनरली एक ट्राइंगल आता है ए बी सी, इसमें हम कैसे बोलते हैं भाई, ऐसे कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो हम ए बी बोलते हैं ना ज़्यादातर, मतलब एक मोस्ट कॉमन यूज जो मतलब कन्वेंशन है ना, वो बता रहा हूँ मैं। साइड ए बी को हम ए बी ज़्यादा बोलते हैं, बी ए बहुत कम बार बोलते हैं। ऐसे बी सी को बी सी बोलते हैं, फिर सी बी बोलते हैं, बी सी बोलते हैं। ऐसे एस सी को एस सी वैसे कम बोलते हैं, इसी फ्लो में चलेंगे अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, सी ए, क्या मिलेगा, सी ए। तो यहाँ पर ना इसको सी ए ही लिख लो, बात एक ही है ना, बात एक ही है, लेकिन फिर भी आप इसको क्या लिख लो, सी ए, क्योंकि फिर आगे हम निकालेंगे ना तो एग्जैक्टली एकदम डिट्टो आंसर मैच हो जाएगा। एक फ्लो में चलना पड़ेगा, है ना हमें इस तरीके। अच्छा सी ए क्या होगा, तो यहाँ पर 3 माइनस -5 का स्क्वायर मतलब 8, है ना, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 माइनस -5 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस -4 -2, तो -4 + 2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। इनको सोल्व करते हैं, ये कितना मिलेगा, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 10 का स्क्वायर ये 100 हो गया, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इनको सोल्व करें तो अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 168 हो गया। अरे 168 को तो कुछ करना पड़ेगा इसका, तो 168 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या मिल जाएगा 4, और इधर की तरफ मिलेगा 2, ये तो हो गया 42। तो 42 तो ऐसे ठीक है ना। ये 168 कितना हो गया 4 × 42, जब हम अनरूट लेंगे इसका भी इसका भी, तो रूट 168 कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें यही चाहिए, 4 का √2 हो जाएगा और 42 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना मिल गया ये 2√42। ठीक है, 2√42 आ गया, 2√42। अच्छा ये डिस्टेंस वगैरह सब तैयार है, अब हम फटाफट वो लिख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो सबसे पहले मैं ए बी का लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे डी सी ऑफ ए बी,
है ना, ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस में लिखने जा रहा हूँ। तो ए बी में क्या आएगा, बी वाला माइनस ए वाला, ना ये देखो डायरेक्शन कोसाइन ऐसे सिंपल सा अंतर नहीं होता है, सिंपल सा जो अंतर होता है ना वो तो होता है डायरेक्शन रेशियो। उस अंतर के नीचे अगर हम वो उनकी डिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे तो हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। तो मैं अंतर के नीचे डायरेक्ट डिस्टेंस का डिवाइड ही कर रहा हूँ। अंतर मतलब जैसे मैं ए बी निकाल रहा हूँ तो बी वाला माइनस ए वाला ऐसे कर रहा हूँ ना, पहले बाद फाइनल क्या है बी, स्टार्टिंग वाला क्या है ए, फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा, बी वाला माइनस ए वाला, मतलब इसमें मैं इस फ्लो में चल रहा हूँ, इसमें मैं बी सी ऐसे चल रहा हूँ और इधर में सी ए इस फ्लो में चल रहा हूँ। तो बी माइनस ए करेंगे तो -1 -3 डिवाइड में क्या आएगा, ये आ जाएगा इसकी डिस्टेंस 2√17 कोमा, फिर ये y वाला माइनस y वाला 1 - 5 डिवाइड में डिस्टेंस 2√17, ऐसे z वाला अंतर 2 -4 तो हो जाएगा 2 -4 2 + 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2√17। सोल्व करें, ऊपर कितना हो गया -4 और नीचे 2√17, ऊपर -4 और नीचे 2√17, ऊपर 6 और नीचे 2√17 हो गया। ठीक है, अच्छा 2 से डिवाइड करें तो -2/√17 -2/√17 और 3/√17 ये हमें मिल गया। तो ए बी का काम हो गया, इसके डायरेक्शन कोसाइंस ये हमें मिल गए। अब ऐसे देखेंगे बी सी के, फिर देखेंगे हम सी ए के, तो कर लेते हैं उनको भी फटाफट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी। तो सी माइनस बी करूँगा मैं। अच्छा नीचे क्या आएगा, बी सी की डिस्टेंस क्या है, ये बी सी की लेंथ 2√17, तो सबके नीचे मैं पहले लिख देता हूँ 2√17, यहाँ पर भी 2√17 एंड डिवाइड बाई 2√17। डायरेक्शन कोसाइन में डिवाइड में आता है, डायरेक्शन रेशियो में डिवाइड में नहीं आता, ऊपर वाला आता है बस। ऊपर क्या होगा, सी वाला माइनस बी वाला, सी वाला है -5 -1 तो -5 + 1 हो जाएगा, ये -4 बन जाएगा। अब y वाला अंतर -5 -1 -6 हो गया, -2 -4 हो जाएगा। थोड़ी बहुत काटापीटी करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, ये कितना मिलेगा 2/√17 -3/√17 एंड -2/√17 ये हो गया। तो ए बी मिल गया, बी सी मिल गया। अब देखते हैं हम सी ए, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सी ए, ठीक है, डी सी ऑफ सी ए बराबर कितना होगा। अच्छा सी ए की लेंथ क्या है 2√42, तो नीचे पहले लिख देता हूँ 2√42 2√42 सी ए है, तो इसके ऊपर की तरफ क्या आएगा, देखो सी ए लिखा है मैंने, तो फाइनल माइनस इनिशियल ए वाला माइनस सी वाला, ए वाला क्या है यहाँ पे 3 माइनस -5 तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर क्या है 5 माइनस -5 तो -5 माइनस -5 5 + 5 हो जाएगा 10, यहाँ पे ऊपर गया 10। फिर इसके ऊपर क्या आएगा जेड वाला अंतर, जेड वाला क्या है यहाँ पे -4 और यहाँ पे -2, ये कोऑर्डिनेट बन रही है, -4 -2 तो -4 + 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा -2। अच्छा यहाँ पे 2 से काटापीटी कर लो, 2 से इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, ऊपर मिलेगा 4 और नीचे की तरफ √42, यहाँ पर काटोगे तो 5 मिलेगा और मिलेगा √42, ये 2 कटेगा तो कितना मिल जाएगा -1/√42। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा था, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था ना, मैंने उसको काट के सी ए कर दिया, बात एक ही है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे इस फ्लो में चलते नहीं है, वो ऐसे कुछ भी रैंडमली लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन को करो एकदम फ्लो से करो कि पहले ए बी आ गया, फिर बी सी आ गया, फिर सी आ जाएगा ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद वापस ए। उस तरीके से करोगे ना तो आपको जो पीछे की तरफ आंसर दे रखा है वो एकदम मैच हो जाएगा, एकदम डिट्टो शानदार तरीके से मैच होगा। तो वो अच्छे देखो आप, अगर आप इसको सी ए के बजाय ए सी लिख लेते ना, तब आंसर यहाँ पे ये माइनस का जाता, ये माइनस का जाता और ये प्लस का जाता, लेकिन बात बराबर ही है। लेकिन बच्चे क्या है, वो जनरली ऐसी बातों को ना समझते नहीं, वो ऐसे बोलते हैं कि यार ये एग्जैक्टली मैच होना चाहिए था ना, तो एग्जैक्टली मैच हो जाता है, वो फिर हमें वो एकदम फ्लो में चलना पड़ता है ना, एकदम कि ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए। अगर मैच नहीं होता ना तब भी कोई पैनिक वाली बात नहीं है, अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तीनों को, ये दोनों माइनस के और ये प्लस का, तब भी आंसर सही है, तब भी आंसर सही ही होगा, वो गलत नहीं होगा। लेकिन वो लिखने का तरीका है, आप इसको ऐसे लिखो या फिर वो माइनस मल्टीप्लाई करके लिखो, बात बराबर ही है, आंसर गलत नहीं होता। लेकिन फिर भी एक वो मन की होती है ना, मन की संतुष्टि के लिए आप चाहते हो कि कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि बस आंसर जो पीछे दे रखा ना एग्जैक्टली वही मैच हो जाए तो मज़ा आ जाए, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे करोगे तो एकदम मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैच नहीं भी हुआ, प्रोपोर्शनल है, तब भी चल जाएगा, तब भी आपको टेंशन मतलब बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आज का जो भी मैंने आज ये जो एक्सरसाइज बताई है आज आपको, एक्सरसाइज 11.1, वो आपको पूरे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आगे की थ्योरी देखेंगे और उसके बाद में अगली एक्सरसाइज करेंगे, वो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।